अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास जनरल मैथमेटिक्स 9 और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, पेपर कर रहे हैं, पेपर नंबर 16। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। देर आर 1029 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं। 504 आउट ऑफ देम आर गर्ल्स। 450 जिसमें से लड़कियां हैं। व्हाट इज़ द रेट ऑफ रेशोज ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स। रेशो फाइंड करनी है आपने बॉयज़ से गर्ल्स के दरमियान। पहले आपको पता चलेगा कि हैं कितने, फिर फाइंड करेंगे। पहले लिखें टोटल स्टूडेंट्स, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। TOTALSTUDENTS टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1029। ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर लिख रही हूँ। नंबर ऑफ गर्ल्स GIRLS कितनी है भाई 504। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ़ बॉयज़ कैसे पता चलेंगे? जब आप 1 से टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास होंगे बॉयज़। 1029 माइनस 504, ठीक हो गया 525। यस। अब वो कह रहे हैं रेशो फाइंड करें। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान बॉयज़ क्या है 525 और गर्ल्स आई हैं 504। ठीक हो गया। अब आपने ढूंढना है कौन सा टेबल है कि इसकी कटिंग हो जाए। 21 7 से पहले इसके एंड पे 5 है तो ये 3 के टेबल पे चला जाता होगा। 525 डिवाइडेड बाई 3 ये चला जाता है। 504 को भी करके देख लेते हैं। डिवाइडेड बाई 3 ये भी चला जाता है। और 7 चले पहले 3 पे कर लेते हैं। 525 डिवाइडेड बाई 3 175 और 504 डिवाइडेड बाई 3 168। यहाँ लिख लो 3 के 3 से याद आ जाएगा कि तो किससे कटिंग की है 3 से। ठीक है। नेक्स्ट 175 है डिवाइडेड बाई 5 पर जाता है तो 35 देख लेते हैं। 168 5 पे जाता है नहीं। 168 डिवाइडेड बाई 7 पे चला जाता है। और 175 डिवाइडेड बाई 7 ये भी चला जाता है। अब 175 डिवाइडेड बाई 7 ये किया तो 25 आ गया। 7 से लिख रही हूँ आगे ताकि मुझे याद रहे। जब मैं अपने नोट्स देखूँ मुझे पता चले इसकी कटिंग किससे हुई थी। 168 डिवाइडेड बाई 7 तो वो आ गया 24। और 2524 तो नहीं आ सकता ना किसी टेबल में, तो 25/4 इसका आंसर है। नेक्स्ट है डिफाइन प्रपोर्शन। उसकी डेफिनेशन लिखनी है। द EQUALITY द इक्वालिटी ऑफ टू TWO2 रेशोज RATIOS रेशोज इज कॉल्ड CALLED कॉल्ड प्रपोर्शन। जिस पहले लिखे हुए हैं PROPORTION प्रपोर्शन। Inverse proportion, the relationship RELATION SHIP relationship BETWEN between the relationship between two ratios 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 in which increase 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 in one quantity 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 causes CUSES causes a proportional 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 decreases 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 increases in the other QUANTITY quantity or vice versa is called in इन्वर्स प्रपोर्शन INVERSE PROPORTION। अगर एक चीज़ में इजाफा या कमी हो रही है तो अगर एक चीज़ में इजाफा हो रहा है तो दूसरी चीज़ में उसी मुनासबत से या उसी रफ्तार से कमी हो। और अगर किसी चीज़ में कमी हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी में उसी रफ्तार से इजाफा हो तो वो इन्वर्स प्रपोर्शन होती है, यानी एक बढ़ गई और एक कम हो रही हो। कैलकुलेट ऑन ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंट ऑफ दिस टोटल अमाउंट कितनी है 1 2 3 लाख हो गया ना। रेट ऑफ ज़कात कितना होता है भाई वो 2.5%। अमाउंट ऑफ ज़कात
यहाँ 2.5 के नीचे जो जगह छुटी हुई है परसेंटेज को ख़त्म करके 100 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, ये मेरे ख्याल से MCQs भी किया हमने, करके देखते हैं हम। 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखे 1 2 3 4 और 5, यहाँ के 7500 रुपीज़ 7500, इतनी ज़कात उसे देनी पड़ेगी। ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं राइट द रेट ऑफ ज़कात फ्राम द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द लैंड विच इज़ इरीग्रेटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। उशर, ज़कात की जगह उशर लिख लें, रेट ऑफ उशर। ठीक है। अब आप लिखो टोटल अमाउंट USHR, उशर लिखना था, इधर मैंने ज़कात लिख दिया। ये तो डेफिनेशन नहीं है, लिख दो। नेचुरल रिसोर्सेज पर 10% और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पर 5%। राइट द रेट ऑफ उशर फ्राम द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर कितनी होती है, नेचुरल पर कितनी होती है। पहले लिखो नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लिख लो, AGRICULTURAL, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज RESOURCES। फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ओन एग्रीकल्चर रिसोर्सेज उशर इज 10%। नहीं, एग्रीकल्चर नहीं था, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज और आर्टिफिशियल का पूछा तो मैंने एग्रीकल्चर लिखा। इधर लिख लो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल होगा तो फिर इधर नेचुरल रिसोर्सेज लिख लेते हैं। ठीक है, नेचुरल लिख लो, NATURAL, जो कुदरती ज़राए हैं उसके ऊपर उशर जो उनसे आपका कितना होगा, ये ड्राई हो जाए फिर लिखती हूँ। नीचे आप लिख लो ऑन आर्टिफिशियल, ARTIFICAL, आर्टिफिशियल RESOURCES, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज उशर इज़ 5%। ठीक है। नेचुरल, अब ये डिवाइड होगा तो NATURAL। ठीक है, NATURAL ये लिखे मैं नेचुरल के, नेचुरल रिसोर्सेज। अब पर्सन लेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, एक पर्सन ने जायदाद छोड़ी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ हिज वाइफ, अ सन एंड अ डॉटर। ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये पहले 4 नंबर में देते, अब 2 नंबर में दे दिया। चलो आप लिख लो अमाउंट ऑफ वेल्थ लेफ्ट लिख लें, या जो मैं आपको पहले यूज़ करवा रही थी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप वो लिख लें। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख रहे थे आप। सेकंड, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा था 2 चैप्टर का, इसमें आप क्या लिखा, अमाउंट ऑफ वेल्थ लेफ्ट ही लिख रहे थे। ठीक है, लिखे अमाउंट ऑफ वेल्थ लेफ्ट, AMOUNT, अमाउंट ऑफ वेल्थ WEALTH, वेल्थ LEFT, लेफ्ट। कितनी छोड़ी थी, ₹24, 1 2 1 2, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,40,000। जी आगे है विडो शेयर्स, WIDOW, कमल का कैश, विडोज शेयर। इन केस ऑफ, हाँ बच्चे हैं ना, तो विडोज शेयर्स होगा 1/8, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 2440 लिख देना। अब मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था, 1 को 8 पे डिवाइड करें, हमने पूरे क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं। 2 4, फिर अगर कोई और वैल्यू होती है आपको पता नहीं चलता, 2 सिफर इधर, 2 और 1 2 3 4, तो क्या आ गया 30,000। यस, ₹30,000, 1 2 3 4। यस, अब रिमेनिंग अमाउंट मैंने कहा था विडो शेयर्स के बाद हमेशा रिमेनिंग अमाउंट आती है, REMAINING AMOUNT, रिमेनिंग अमाउंट। ये टोटल वैल्यू थी, आपके पास 4 सिफर थे इसमें, फिर आपके पास था 3 लिखे 1 2 3, और इसमें भी 4 सिफर थे। ये लिखी हुई है वैल्यू, 2 4 लिखे 1 2 3 और 4 माइनस आंसर 2 1, कितने सिफर हैं, 1 2 3 4। यस, 21 लिख के 4 सिफर हैं आगे, 2 3 और 4। ठीक है, वैसे होता है यूनिट 10 100,000 10,000 लाख, 2,10,000। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट आ गई। अब किस किस का शेयर निकालना है भाई, शेयर ऑफ वाइफ का होगा, सन और डॉटर, एक बेटा है और एक बेटी है। पहले रेशो अमंग सन एंड डॉटर्स, डॉटर
रेशो ऑफ सन एंड डॉटर, सन एंड डॉटर। रेशो कितनी है? सन का 2 होता है, बेटी का 1 होता है। सम ऑफ रेशो, टू प्लस 1 3 होता है। ठीक है, सम ऑफ रेशो 3 होता है आपका। अब हमें क्या करना है? सम्स शेयर, बेटे का हिस्सा और फिर बेटी का। सन्स शेयर, दो बटा तीन। साम बेटे का 2 गुना होता है, नीचे सम ऑफ रेशो और अमाउंट जो 2 1 उसके बाद 4 सिफर आए थे, 1 2 3 और 4, यही आए थे ना जी। आपके पास लिखी भी है नहीं, पर आप इसी तरह करें। 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 1 1 2 3 और 4, 1 4 और फिर 4 0 रुपीज़ 1 4 1 2 3 और 4। जूनियर 10 100,000 10,000 लाख 1 लाख 40,000। डॉटर्स शेयर DAUGHTERS और शेयर। चलो डॉटर शेयर्स 1/3 1/3 2 1 1 2 3 और 4। हाँ जी, 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 1 1 2 3 एंड 4 70 1 2 3 और 4 70,000। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसको टच नहीं करना। उन्होंने थोड़ी देर रुक जाओ, मैं काम कर रही हूँ। उन्होंने नो मुझे कैलकुलेटर देना, मुझे मैंने काम कर रही हूँ। एक गिर के टूट जाएगा। थैंक यू नोने। नहीं ये वो माइक है बेटा, उधर चले जाओ नोने, उधर ये हिल गया ना, ये रुक जाएगा। मुझे दोबारा मर्ज करनी पड़ेगी वीडियो। इतने क्वेश्चन अभी तो एक पार्ट भी नहीं हुआ था। फाइंड कॉस्ट प्राइस वाइल सेल प्राइस इज इक्वल टू दिस प्रॉफिट। नेक्स्ट है हाफ के जी। अब फाइंड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लगा दें, क्योंकि आपको दी तो चीज़ें सारी हुई हैं। क्या क्या दी हुई हैं ना? सेल प्राइस दी हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दोबारा लिखूँ, ऐसे लिख लें आप। सेल प्राइस इज़ इक्वल टू 100 और प्रॉफिट PROFIT। प्रॉफिट है आपके पास 33 होल नंबर 1/2%। 33 को 2 से ज़रब दे दें और 1 जमा कर लें, जमा 1 67/2%। परसेंटेज को हटाकर हम क्या लगाते हैं? लेकिन ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है, तो इसको आप पॉइंट में ले आएँ, क्योंकि आपने 67 डिवाइडेड बाई 2 33.5 33.5। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लगाएं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट PROFIT। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेल प्राइस का आंसर है 100 और 100 प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू क्या आई थी? अभी हमने 33.5 थी। ठीक है, अब हम पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं ना। 100 प्लस 33.5 ये आ गया। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 100 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। यही है ना, सेल प्राइस ही 100 लिखी हुई है। 74.90 जी, तो 74.90 रुपीज़। ठीक है, 0 है, 0 को 1 भी कर सकते हैं क्योंकि आगे 6 है, तो ये आ जाएगा 74.91। ये आ गया रुपीज़। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था राइट द फार्मूला ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला लिखिए। हमने लिखा डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। जस्ट फार्मूला और 2 नंबर। डिफाइन बिजनेस पार्टनरशिप्स राइटेड टाइप्स। इसकी टाइप्स भी लिखी हैं और बिजनेस पार्टनरशिप ये आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई थी, मैंने एज इट इज़ लिख दी है। एन एसोसिएशन ASSOCIATION ऑफ 2 or more persons PERSONS to carry
ओन CARRY, ये नज़र नहीं आ रहा, हिल आ दिया शायद, यस CARRY, कैरी, या own a business BUSINESS for the purpose PURPOSE of making MAKING profit 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 is called partnerships. Partnerships can PARTNER partner SHIP ships can be क्लासिफाइड CLASSIFIED इंटू टू टाइप्स, दो टाइप्स होती हैं, सिंपल प्रपोर्शन पार्टनरशिप्स और कंपाउंड पार्टनरशिप। SIMPLE सिंपल पार्टनरशिप्स के स्पेलिंग ऊपर लिखे हैं, कंपाउंड COMPOUND कंपाउंड पार्टनरशिप्स। यूनिट 3 के पीछे लिखी हुई है डेफिनेशंस, वहाँ से आपको मिल जाएगी अगर यहाँ समझ आपको ना भी आई तो, ठीक है। आगे कन्वर्ट $250 इंटू स्टर्लिंग पाउंड्स, पाउंड में इसे चेंज करें टू 50 UK डॉलर को। रेट ऑफ डॉलर बाइंग, आपकी बुक के ऊपर ना बाइंग और सेलिंग दोनों लिखी हुई हैं, तो मैं बाइंग इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने जो रेट लिया है उधर बाइंग जहाँ लिखा हुआ है 83.800 वो लिखा है। आ गया अमाउंट ऑफ $250, अमाउंट ऑफ $250, ठीक है। $1 की कीमत इतनी है तो 250 की कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा, ठीक है। ये अब मैं आगे कर देती हूँ। 250 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में लिखने क्योंकि अगली वाली पॉइंट में है ना 83.800, तो वो होगी 209, यस 20950, 20950, ठीक हो गया, इतने पैसे बने। नेक्स्ट आगे रेट ऑफ UK पाउंड सेलिंग, पाउंड सेलिंग में देखते हैं CLLING सेलिंग, ठीक है। तो उधर प्राइस आपके पास लिखी हुई है, ये जो अमाउंट है ये सवाल उठता है कैसे पता चलेंगे, याद रखनी पड़ेगी। ये वो कभी तो दे देते हैं, कभी वो कोई नहीं देते, लेकिन इधर नहीं दी भी मतलब नहीं दी थी मैंने पेपर में। रिक्वायर्ड आंसर REQUIRED ANSWER, इसको डिवाइड करने से पता चल जाएगा। आपके पास से है 20950 को डिवाइड कर दें 129.7968, ये पॉइंट लग गया, 798 है, 968, ठीक है। ये वैल्यू लिखी हुई है, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगाएं 129.7968 ब्रैकेट क्लोज, 161.406 आंसर, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको, ऐसे आता अब आ रहा होगा, है ना। इसको डिवाइड कर दिया था हमने 209.129.7968 पर, तो 160.401 आंसर आ गया। अब सेविंग का अकाउंट की डेफिनेशन लिखनी है। इट इज़ मेंट टू इनकरेज ENCOURAGE थेफ्ट THIRFT एंड प्रमोट PROMOTE प्रमोट SAVING सेविंग अमाउंट अमंग द पर्सन AMONG अमंग द पर्सन PRSNS ऑफ स्मॉल मीन्स SMALL small MEANS means the bank pays normally NORMAL normal in interest INTEREST half HLF half YEARLY yearly on the basis BASIS of monthly MONTHLY balance BALANCE to the depositors DEPOSITORS to the depositors DEPOSITORS। जब पीछे जो ग्लॉसरी लिखी है ना वहाँ से आपको सेविंग अकाउंट की डेफिनेशन मिल जाएगी, इंश्योर्ड की भी मिल जाएगी। द पर्सन और एंटिटी ENITY whose insurance is being done is called the insured।
द पर्सन और एंटिटी हुज इंश्योरेंस इज़ बीइंग डन, जिसकी भी इंश्योरेंस करना पॉसिबल हो तो वो क्या कहलाता है, इंश्योर्ड। द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर रुपीज़ दिस, प्राइस है इसकी तो लिख दे प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर, यहीं से ले रही द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर, डी PRICE, द प्राइस ऑफ एन AIR एयर CONDITIONER एयर कंडीशनर कितनी है, ₹103,000, ठीक हो गया। सेल टैक्स उसके ऊपर, सेल टैक्स कितना है उसके ऊपर, 16%, ठीक है। तो 16/100 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4 लेके 1 2 3 और 4, वो कितना हो गया, 6400, ठीक है। अब प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर विद सेल टैक्स, यानी क्या, फाइन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर विद सेल टैक्स, यहीं से डाटा ले रही हूँ। प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर विद सेल टैक्स, प्राइस ऑफ एन एयर CONDITIONER एयर कंडीशनर विद सेल टैक्स, प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर विद सेल टैक्स, एयर कंडीशनर की प्राइस है आपके पास 40,000 यूनिट 10 100,000 10,000 1 2 3 4 से करें प्लस 64 यानी 100, उससे टैक्स भी तो देना पड़ा। ये लिखी हुई थी मेरे पास वाली, उसमें मैं 4 लिख के 1 2 3 और 4 से पर ऐड कर देती हूँ, 4 ही थे ना, 464 जी रुपीज़ 464,000 यूनिट 10 100,000 10,000 4,000 रुपीज़ का पड़ा टैक्स के साथ हमें। नज़र आ रहा है आपको, पता नहीं मैंने सेट करके तो रखा था, बिल कैसे गया। सही है। प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर दिस सेल टैक्स इतना था, तो 16/100 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, ये आ गई प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर विद सेल टैक्स, यहीं से ली थी, इन्हें ऐड कर दिया तो सेल टैक्स के साथ हमें इतने का पड़ा एयर कंडीशनर, ठीक हो गया। नेक्स्ट तो टैक्स की डेफिनेशन, ठीक है। डिफाइन इंडायरेक्ट टैक्स, इंडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड्स INCLUDE DUTIES ड्यूटीज, MOTOR मोटर व्हीकल, VEHICLE vehicle, TAX tax, goods and SERVICES services taxes, TXES GST journal GNRAL sales tax and value ADDED added tax etc. Differentiate between income tax and sale tax. It is the tax CHARG charged on all taxable income DURING during the year from 1st July to next 30 June, JUNE जून, टैक्स आप होता है 1 जुलाई से अगली 30 जून तक, ठीक हो गया। आगे है डिटरमाइन द रेडिकल एंड रेडिकेंट्स, इसमें से रेडिकल और रेडिकेंट्स आपने बताना है ये कौन से हैं। 5 रेडिकेंट और रेडिकल है स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, स्क्वायर रूट के नीचे लिखा हुआ है 5, ये है आपके पास रेडिकेंट एंड वाला RADICAND रेडिकेंट, और रेडिकल है जो स्क्वायर रूट के 5 है, रेडिकल है RADICAL, ये रेडिकल है, ठीक है। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करें, मैंने कहा बेस एक जैसी है, पावर्स आपस में ऐड होती हैं, डिवाइड की सूरत में माइनस होती है। 1/2 माइनस 1/3 क्या, 2 और 3 कैल्शियम 6, 2 कितनी जार 6, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, वो 1 से मल्टीप्लाई होकर 8, 3 2 माइनस कर दे, 3 में से 2 निकाले 1, 1/6 3 की पावर 1/6। कैसे कैल्शियम लेना आता है 9th क्लास, अब तक तो आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, उसका फार्मूला लगाएंगे और नेक्स्ट वाले आप फाइंड करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
सही है। पहले आप लिख लो ए की वैल्यू, पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लिखेंगे तो पता चलेगा क्या क्या दिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, अब आप देखो पहली रकम ए होती है, ए की रकम 6 है, डी आता है दूसरी में से पहली माइनस करके, तो 4 माइनस 6 कर देंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा, डी की वैल्यू आ गई। और एन आपके पास उन्होंने लास्ट में दिया हुआ 45 है, तो ये 45 है। ए 45, एन इधर है, ए 45, ए की वैल्यू 6 प्लस एन की वैल्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, 45 माइनस 1 और डी की वैल्यू -2। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये अब 2 दफ़ा हो गया। 6 की जगह 6, 45 में से 1 कट किए कितना आ गया, जल्दी से बताओ, 44। 44 को 2 से पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है फिर प्लस सॉल्व होता है, नहीं पता चलता तो सारा कुछ जैसे लिखा हुआ कैलकुलेटर पर लिख लें वैल्यू शो हो जाएगी। 6 लिखा, प्लस लगाया, ब्रैकेट लगाई, 44 लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, और -2 लिखा और ब्रैकेट लगा दी, तो आ गया -82 आपके पास आंसर, -82। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स से क्या मुराद है, इफ़ देयर आर सम सेट्स, कुछ सेट्स हैं अंडर कंसिड्रेशन, CONSIDERATIONS, देयर हैपन्स, THEREHAPPENS, टू बी अ सेट which is a superset of each one of the given set. Such a set is called the universal set denoted by U. और काम की बात पता क्या है ये मैंने यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन लिख दी है, आपसे पूछा गया यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, बोथ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब मैं क्या करूँ, 9th क्लास कौन सी लिखाऊँ, दूसरी बुक की लिखवा दूँ, हम मेरे पास यही पड़ी हुई है, हैं यूनियन ऑफ द सेट, तो यूनियन ऑफ द सेट ही कहते हैं, चाहे जो मर्जी लिख लो। हैं क्या कहती हो कि बुक की लिखनियाँ पीछे से मिलेगी आपको 8th चैप्टर के, ठीक है, वहाँ से लिख लेना, लिख लोगी। यूनियन ऑफ द सेट, यूनियन ऑफ सेट A and B denoted by A union B is the set containing elements which either belongs to A or B or both. अब इसको इस तरह क्रॉस लगाओ, या तो इसे काट के ऊपर यूनिवर्सल सेट लिख दो, या फिर इस यूनियन ऑफ द सेट की नीचे लिख दो। अब मैं ब्लैक से लिख देती हूँ, ठीक है। यूनियन ऑफ टू सेट A and B denoted by A union B, UNION, यूनियन ऑफ टू TWO, टू sets, SETS, sets A and B, A and B denoted DENOTED, denoted by A union B, ठीक हो गया। is the set वो सेट होता है consisting, जिसमें CONS containing 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 elements ELEMENTS, वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए और बी दोनों में होता है, विच इधर बिलोंग्स WHITH EITHER, आइदर बिलोंग्स BELONGS, जो कि बिलोंग्स करते हैं दोनों साइड से, बिलोंग्स टू ए एंड बी और बोथ, ए और बी लिखा हुआ है, और बी और टू बोथ, या दोनों से, ठीक है, ए से हो या बी से हो या दोनों से बिलोंग करते हो यूनियन ए, क्योंकि कभी खाली सेट भी हो जाता है, तो वो फिर क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल ऑफ अ सेट। ठीक है, ये मैंने यूनिवर्सल सेट की लिख दी थी ऊपर, ये नहीं लिखनी आप भूल गए। अगर यूनियन लिखना है तो यूनियन की ब्लैक से जो मैंने लिखी है ये यूनियन है सेट की डेफिनेशन, जल्दी हो ना तो कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देते हैं। नेक्स्ट है ए दिस, बी दिस और ए यूनियन बी, ये तो बड़ा आसान है, ए यूनियन बी। 9th क्लास प्रोसेस के नंबर होते हैं ABC, लिखा, यहाँ यू है, यहाँ यू लिखा, फिर ब्रैकेट लगाई, आगे बी है तो बी की वैल्यू AEIO और यू है। अब उन्होंने यूनियन बोला है, यूनियन की पहले डेफिनेशन भी पढ़ी थी जिसमें हम ए और बी दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके तरतीब से लिख लेते हैं, ए है, बी है, सी है, ई है,
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, ठीक है आंसर। A intersection B, A intersection B, what is the value of 2, 3, 5, 7 और 11? इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन 1, 3, 5, 7 और 9 इंटरसेक्शन है में वो जो दोनों में हो 3, 3, 5, 5, 7, 7 इंटरसेक्शन में आ जाएगा 3, 5, 7, ये हमारा इंटरसेक्शन सेट है, ठीक है ये आंसर है। आगे फिर डेफिनेशन ही डेफिनेशन बस डेफिनेशन यहाँ पे रहता है। व्हाट इज़ मेंट बाय कम्प्लीमेंट ऑफ द सेट लेट ए एंड बी आ सबसेट ऑफ अ UNIVERSAL यूनिवर्सल सेट U SET सेट YOU यूनिवर्सल सेट U देन ठीक है नज़र आ रहा है नहीं आता universal set U then complements UMPLEMENT complement of A is denoted by A complement A के ऊपर डैश है और U माइनस A इसका फार्मूला है is the set of all those elements of U which are not in A U कैसे तमाम एलिमेंट जो A में ना हो डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ये देखिए हमने MCQs में किया था मैंने कहा था उधर डिस्टेंस का वर्ड्स आ रहा है इधर द एक्स ऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और वाई ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेंट कहते हैं ठीक है एक्स ऑर्डिनेट को एब्सिसा और वाई ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहलाता है दो वैल्यूज़ होती हैं ना एक्स एंड वाई ठीक है एक्स वाला एब्सिसा वाई वाला ऑर्डिनेट डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन द HORIZONTAL हॉरिजेंटल लाइन एक्स डैश ओ एक्स तीनों वर्ड्स कैपिटल एक्स कैपिटल ओ कैपिटल एक्स डैश एक्स ओ एक्स इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस ए एक्स लिख के AXIS एक्सिस एंड द VERTICAL वर्टिकल लाइन YOY के ऊपर डैश इज कॉल्ड द YA axis 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 a histogram is a graph what is histogram 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 is a graph of adjacent ADJECENT rectangles RECTANGLES constructed CUNSTRUCTED on XY plane के ऊपर एक ग्राफ जो रेक्टेंगल को लेकर बनाया जाता है वो हिस्टोग्राम होता है फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन डाटा रेंज का फार्मूला क्या था 9th क्लास रेंज होता है RANGE रेंज XM माइनस X0 XM मतलब सबसे बड़ी वैल्यू डाटा में 12 है और सबसे छोटी वैल्यू 2 है 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो 10 और 10 ही आपकी रेंज है ठीक हो गया नेक्स्ट वैल्यू आपके पास डिफाइंड स्टंट का एविएशन उन्होंने कहा है आपको जी डेफिनेशन है इट इज़ DENOTED डिनोटेड एज द POSITIV पॉजिटिव SQUAR स्क्वायर रूट ROOT रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन DEVIATION of the values from their means of the values VLUAS from their mean S is equal to summation x minus x bar का होल स्क्वायर ओवर n ऊपर स्क्वायर रूट 9th क्लास फार्मूला पूछें या ना पूछें आपको लिख देना है अगर अच्छे से आता अगर नहीं पूछा तो फिर रहने दे वैसे अब जो न्यूली पेपर्स आ रहे हैं उनमें वो लाजमी फार्मूला पूछते हैं डेफिनेशन दें तो एग्जाम्पल पूछते हैं अगर किसी डेफिनेशन का फार्मूला है तो वो फार्मूला लाजमी पूछते हैं फिर ही 2 नंबर में देते हैं आई होप आपको इस पेपर की समझ आ गई होगी इनकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे था पेपर नंबर 16 आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ओके अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास